हेलो दोस्तों, आप सभी का एमटीसी ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं जलाल वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर, जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे और ये आपकी सफलता को प्राप्त करने में भी सहायता करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने अपनी प्रमुख वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है? इनमें से किस आर्थिक वित्तीय संस्था ने या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने अपनी प्रमुख वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है? तो हमारे पास ऑप्शन है विश्व बैंक, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, यूनिस्केप। का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की प्रमुख रिपोर्ट है। इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के मौजूदा वित्त वर्ष 2020 में 3.2% तक संकुचित होने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी उम्मीद जताई गई है कि अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 3.1% की दर से बढ़ेगी। अप्रैल में जारी पहले की रिपोर्ट में इस वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 1.5% से 2.8% वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में 5% तक संकुचित होगी। जो वैश्विक पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था है वो 5.2% तक संकुचित हो जाएगी और भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2020-21 में 2% तक संकुचित होने का अनुमान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है? हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं वियतनाम, अमेरिका, जापान, नेपाल। इनमें से किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की? हमें बताना है वियतनाम, अमेरिका, जापान और नेपाल में से। का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वियतनाम, ऑप्शन नंबर ए। एशिया के विकासशील देशों में से एक वियतनाम ने हाल ही में यूरोपियन संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है। वियतनाम की नेशनल असेंबली में सांसदों ने ईयू वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है, जिसे ईवीएफटीए कहते हैं। इसे एक विकासशील देश के साथ यूरोपीय संघ की सबसे महत्वाकांक्षी सौदे के रूप में वर्णित किया गया है। इस सौदे के तहत यूरोपीय संघ वियतनामी वस्तुओं पर अपने टैरिफ का 81% तक उठाएगा और 7 वर्षों में अन्य टैरिफ में कटौती करेगा। इसके अलावा वियतनाम यूरोपीय संघ के निर्यात पर अपने आयात शुल्क का 49% उठाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। सरकार ने एसएमएस सेवा के माध्यम से जीएसटी मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति किस सीमा तक दी है? अर्थात जो एसएमएस सेवा है उसके माध्यम से जीएसटी मासिक रिटर्न है उसको कितनी सीमा तक हम फिलअप कर सकते हैं? शून्य रिटर्न, 1 करोड़, 10 लाख, 15 लाख। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य रिटर्न। सरकार ने एसएमएस के माध्यम से फॉर्म जीएसटीआर 3B में नील जीएसटी मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी है। नील देता वाले करदाता को जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करने की आवश्यकता नहीं। इस कदम से 22 लाख से अधिक पंजीकृत करदाताओं के लिए कर अनुपालन को आसान बनाने की उम्मीद है, जिसे अन्यथा अपने खाते में प्रवेश करना पड़ता है और हर महीने रिटर्न पड़ती है। भारत करों का भुगतान करने में आसानी से लगभग 190 देशों में से 115वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 4, 2020 तक भारतीय रेलवे में सबसे सुरक्षित वर्ष कौन सा था जिसमें पहली बार शून्य यात्री मृत्यु दर रही है? 2019-20, 2018-19, 2017-18 या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने बयान दिया है कि अप्रैल 2019 से 20 तक के दौरान
का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा रहा है। इस अवधि के दौरान किसी भी रेल यात्री की जान नहीं गई रेल दुर्घटना के कारण। यह उपलब्धि 1885 के बाद पहली बार हासिल की है जब देश में भारतीय रेलवे प्रणाली शुरू की गई थी। 2019-20 में लगभग 1274 मानव युक्त रेल रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया जो अब तक का उच्चतम आंकड़ा है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के साथ साझेदारी की है। ये दोनों संस्थाएं भारत में किसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी? तो हमारे पास ऑप्शन है काली मिर्च, लौंग, इलायची, केसर और हींग। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों संस्थाएं भारत में ही हींग और केसर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी। केसर और हींग दुनिया के सबसे कीमती और मूल्यवान मसालों में से एक है। इसकी क्यों आवश्यकता है ऐसा करने के लिए? क्योंकि भारत में केसर मसाले की वार्षिक मांग 100 टन है। हालांकि इसका औसत उत्पादन वर्ष में 6-7 टन ही रहता है, अर्थात मांग इसकी 100 टन और इसकी उत्पादन है वो 6-7 टन रहता है, जो बाकी टन है वो हमें आयात करना पड़ता है। इसी तरह देश में हींग का कोई उत्पादन नहीं है। ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगभग 1200 टन हींग का आयात होता है। इस आयात को कम करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के साथ साझेदारी की है ताकि देश में केसर और हींग का उत्पादन बढ़ाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किस नैनो तकनीक आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे को विकसित किया है? हमारे पास ऑप्शन है आर्यना, आयना, अनन्या या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यना। यह मास्क, पीपी, हॉस्पिटल लेनन, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सहित सभी प्रकार की वस्तुओं को कीटाणु रहित करने में प्रभावी है। इसका उपयोग एलिवेटर बटन और डोर नॉब जैसी सामान्य जगहों को कीटाणु रहित करने के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। जो ये जो कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए जो स्प्रे प्रयोग की गई है उसका प्रयोग जो हमारे पीपी किट है, मास्क है, हॉस्पिटल लेनन है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी है उनकी कीटाणुनाशक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। इस स्प्रे के बारे में देखें तो हरियाणा एक जल आधारित स्प्रे, ये 24 घंटे तक प्रभावी रहती है। यह स्प्रे कपड़े, धातुओं की वस्तुओं और प्लास्टिक पर टिक सकती है। स्प्रे की विषाक्तता मनुष्य के लिए नगण्य है। अन्य स्प्रे की शेल्फ लाइफ 6 महीने से अधिक है। और अगर हम पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी अर्थात डाइट के बारे में बात करें तो ये एक रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित संस्था है। यह संस्था भारतीय आयुध कारखानों, तटरक्षक बल, भारतीय सशस्त्र बलों जैसे वायुसेना, थल सेना, नौसेना के अधिकारियों को प्रशिक्षित करती है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इस संस्था के कुलाधिपति रक्षा मंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कासिम जोमार्ट टोकायव कजाकिस्तान। टोकायव देश के दूसरे निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। सोवियत संघ काल से शासन करने के बाद 78 वर्षीय नूर सुल्तान नजरबायव ने मार्च में पद छोड़ दिया। राजधानी नूर सुल्तान में शपथ ग्रहण के दौरान आयोजित कार्यक्रम के दौरान 66 वर्षीय टोकायव ने शपथ ली और उनका जो नारा था वो था राय अनेक राष्ट्र एक था। सरकारी चैनल पर प्रसारित एक समारोह में उन्हें ध्वज चूमते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डैश
टीकमगढ़ से 7 बार सांसद रहे वीरेंद्र कुमार को 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। टीकमगढ़ है वो कहाँ पर है? इनमें से पंजाब, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश है। और जो इनके टीकमगढ़ के जो सांसद है वीरेंद्र कुमार है, उनको 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। और टीकमगढ़ है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ राज्य से 7 बार सांसद रहे वीरेंद्र कुमार को 17वीं बार लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। टोनी अवार्ड्स 2019 न्यूयॉर्क में आयोजित टोनी अवार्ड्स का कौन सा संस्करण है? 71वां, 72वां, 73वां या 74वां? तो टोनी अवार्ड 2019 न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाता है, वो कौन सा अवार्ड संस्करण है? इनमें से तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा टोनी अवार्ड 2019 टोनी अवार्ड्स का 73वां संस्करण था, न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। अंडरटाउन ने 8 पुरस्कार जीतकर इस सीजन का सबसे ज्यादा जीत का उत्पादन किया। पुरस्कार ब्रॉडवे प्रोडक्ट्स और प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं और यह एक पुरस्कार क्षेत्रीय रंगमंच के लिए भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार कितनी बार रद्द किया गया? जो रेमन मैगसेसे पुरस्कार है वो कितनी बार रद्द किया गया? तीसरी बार, चौथी बार, दूसरी बार या 5वीं बार? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरी बार। नोबेल पुरस्कार के एशिया संस्करण के रूप में माने जाने वाले रेमन मैगसेसे पुरस्कार को कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष रद्द कर दिया गया है। तीसरी बार है जब पिछले 6 दशकों में से यह वार्षिक पुरस्कार रद्द किया गया है। इससे पहले 1970 में वित्तीय संकट और 1990 में फिलीपींस में आए भयानक भूकंप के कारण यह पुरस्कार रद्द कर दिया गया था। यह पुरस्कार मनीला बेस्ड फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। रेमन मैगसेसे अवार्ड एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है। इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1957 में रॉकफेलर ब्रदर्स फंड और फिलीपींस सरकार ने की थी। इसकी स्थापना फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की याद में की गई। उनकी मृत्यु 1957 में एक हवाई दुर्घटना में हुई थी। यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष एशियाई देशों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज, जो ठाणे के एक इंजीनियर ने इंटरनेट नियंत्रित रोबोट भी विकसित किया है। यह रोबोट कोविड-19 रोगियों के इलाज करने वाले अस्पतालों की जरूरतों को संबोधित करता है। इस रोबोट को कोरोबॉट नाम दिया गया है। यह स्वतंत्र रूप से भोजन, पेय पदार्थ, पानी, दवाइयां वितरित कर सकता है। यह रोबोट नर्सों, कर्मचारियों व अन्य की देखभाल भी करता है। लेकिन भारत सरकार ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट की 18वीं बैच का उद्घाटन किया है। भारतीय कवि व लेखक जावेद अख्तर 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह पुरस्कार का नाम अंग्रेजी विकासवादी जीवन विज्ञान रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर रखा गया। यह विज्ञान, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र में उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो सार्वजनिक रूप से धर्मनिरपेक्षता, तर्कसंगतता और वैज्ञानिक सत्य को बढ़ावा देते हैं। इस पुरस्कार का पहला संस्करण 2003 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम की वैश्विक सीमा और उसे खत्म करने के प्रयासों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस शुरू किया। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल श्रम
मजदूरों की दुर्दशा को उजागर करने और उनकी मदद करने के सुझावों के लिए सरकारों, धार्मिक संगठनों और नियोक्ताओं, नागरिक समाज और साथ ही दुनिया भर के लाखों लोगों को एक साथ एकत्रित करता है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल MTC ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस एंड शेयर इट।